Hello student, in this video we are going to start 17 chapter of science, that is stars and the solar system. So let's start the chapter. Peheli and Bhujo visited their grandparents village during summer break. पहेली और बूझो जो है वो अपने ग्रैंडफादर के विलेज में गए हैं समर ब्रेक में। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी के साथ स्टार्ट किया गया इस चैप्टर को। आफ्टर डिनर दे वेंट ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। इट वॉज अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट। और वो डिनर करने के बाद अपने घर की रूफ पे जाते हैं और देखते हैं कि जो स्काई है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। दे वर सरप्राइज टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार इन द स्काई। और वो बहुत सारे चमकते हुए स्टार्स को देख करके स्काई पे बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होते हैं। दे हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन इन देयर सिटी। और उन्होंने ऐसा ब्यूटीफुल सीन अपनी सिटी पे कहीं भी नहीं देखा है। पहली वॉन्डर्ड वाई द विलेज स्काई वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन द बिग सिटीज। अब जो पहेली है वो इस सोच में पड़ी हुई है कि जो विलेज में नाइट होता है, नाइट पे स्काई है, वो बिग सिटी से इतना डिफरेंट क्यों होता है। Her grandfather explained that due to bright light, smoke and dust, sky in big city is rarely clear. तो उसके ग्रैंडफादर उसको बताते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट के कारण, स्मोक डस्ट के कारण जो बिग सिटी के स्काई हैं वो बहुत ही रेयरली ही क्लियर होते हैं। क्योंकि सिटीज़ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मोक वगैरह होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो इससे वहाँ पे स्काई बहुत कम ही क्लियर होता है। नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी fascinating experience at a place where there are no bright light and the atmosphere is clear. जहाँ पे ब्राइट लाइट और एटमॉस्फेयर क्लियर होता है वहाँ से स्काई को देखने पे वह बहुत सुंदर लगता है। लुक एट द स्काई ऑन अ डार्क क्लियर नाइट, यू कैन सी द एंटायर स्काई डॉटेड विद द काउंटलेस स्टार, सम ब्राइट एंड सम नॉट सो ब्राइट। जिस दिन स्काई पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, डार्क स्काई होता है, उस दिन स्काई देखने पे ऐसे लगता है जैसे काले पेपर पे बहुत सारे डॉट बना दिए गए हों। और उसमें से कुछ स्टार्स बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं, और कुछ में ब्राइट नहीं होता है। ऑब्जर्व देम केयरफुली, डू ऑल ऑफ देम अपीयर टू ट्विंकल। बहुत ही केयरफुल्ली आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या सभी स्टार्स ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं। डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल। क्या आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देखते हैं जो ट्विंकल नहीं करता है। डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट। और ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ट्विंकल नहीं करते हैं उसे प्लैनेट्स बोलते हैं। द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। और जो मून होता है वो सबसे ब्राइटेस्ट स्काई होता है, सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है नाइट स्काई पे, जिसे हम लोग मून बोलते हैं। द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स एंड द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल्स ऑब्जेक्ट। देखिए स्काई पे बहुत सारे स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, मून होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको क्या बोला जाता है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बोला जाता है। आर ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सिमिलर, लेट अस फाइंड आउट। क्या सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, इनको अब हमें फाइंड आउट करना है। तो द मून के बारे में बताया गया है कि मून किस तरीके से होता है। इज देयर अ चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे। आर देयर डेज व्हेन द शेप ऑफ मून अपीयर टू बी परफेक्टली राउंड। आर देयर डेज व्हेन द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल इवन इफ द स्काई इज क्लियर। देखिए जो मून होता है उसका जो शेप होता है वो हर दिन क्या होता है, चेंज होता है। कभी आप देखते हैं कि किसी दिन बहुत अच्छा मून एकदम राउंड शेप में दिखाई देता है, और कोई दिन ऐसा भी होता है कि जिस दिन हमें मून दिखाई ही नहीं देता है स्काई क्लियर होने के बावजूद भी। तो यही बताया जा रहा है कि जो मून होता है वो डिफरेंट उसके फेस होते हैं, मतलब वो डिफरेंट शेप में दिखाई देता है। कभी दिखाई देता है तो कभी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे। देखिए जब जिस दिन हमें जो मून है वो एकदम होल डिस्क की तरह दिखाई देता है उसे बोला जाता है फुल मून डे, जिसे आप पूर्णमासी भी बोलते हैं। देयर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर टू बिकम थिनर एंड
थिनर। और क्या होता है, धीरे धीरे जब एक जो मून होता है कंप्लीट वो हमें फुल दिखाई देता है, जिसे हम पूर्णमासी बोलते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, एवरी नाइट पे जो उसका ब्राइटेस्ट पार्ट है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, थिन होने लगता है। ऑन द 15th डे ऑफ द मून इज नॉट विजिबल, और 15 दिन बाद क्या होता है, मून हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। दिस डे इज नोन एज द न्यू मून डे, और ये कौन सा दिन कहलाता है, न्यू मून डे कहलाता है। द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई, और अगले दिन क्या होता है, बिल्कुल हल्का सा पोर्शन हमें स्काई पे दिखाई देता है। दिस इज नोन एज द क्रीसेंट मून, और इसे क्या बोलते हैं, क्रीसेंट मून कहते हैं। Then again the moon grow larger every day. On the 15th day once again we get a full view of the moon, और फिर इस तरीके से 15 दिन बाद हम लोग क्या देखते हैं कि फिर से हमें जो मून है वो फुल दिखाई दे रहा है। द वेरियस शेप ऑफ द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ एज कॉल्ड आर कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून। तो देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये फेसेस ऑफ द मून। क्या होता है, जो हमें मून होता है वो हर मंथ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप का दिखाई देता है, उसके डिफरेंट फेस होते हैं, उसे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फेसेस ऑफ द मून बोलते हैं। द टाइम पीरियड between the full moon to the next full moon is slightly longer than 29 day in many calendars. This period is called a month. देखिए क्या होता है, एक फुल मून से नेक्स्ट फुल मून का जो टाइम होता है उसे 1 मंथ बोला जाता है, और ये 29 डे का होता है। मतलब एक महीने से जब अगला महीना आता है तो उसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट फुल मून टाइम बोलते हैं, और ये 29 डे पे फिर से रिपीट हो जाता है। वाई डज द मून चेंज इट्स शेप एवरी डे, हर डे ऐसा क्यों होता है कि मून का शेप जो है वो चेंज होता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई फेसेस टू द moon occur. You have studied in chapter 16 that the moon does not produce its own light, whereas the sun and the other stars do. We see the moon because the sunlight falling on it get reflected towards as figure 17.3. We therefore see only that the part of the moon from which the light of the sun is reflected toward us. देखिए क्या होता है, हमें मून का वही फेस दिखाई देता है जहाँ पे सनलाइट पड़ती है। अब देखिए हमने चैप्टर 16 पे ये भी पढ़ा है कि जो मून होता है वो उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, मतलब वो खुद से जो इतना ज़्यादा मून हमें चमकीला दिखाई देता है ना, वो खुद की लाइट उसके अंदर नहीं होती है, वो सनलाइट की वजह से जब उसमें सनलाइट पड़ती है तो उस रे का रिफ्लेक्शन होता है और हमारी आइज पे पड़ती है, जिससे ही क्या होता है, मून इतना ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। तो हम लोगों ने चैप्टर 16 में पढ़ा है कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी लाइट नहीं होती। तो जिनकी लाइट नहीं होती उसे हम लोग प्लैनेट बोलते हैं या फिर सैटेलाइट बोलते हैं, और जिनमें लाइट होती है उसको स्टार्स बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि मून का हमें वही फेस दिखाई देगा जहाँ पे सनलाइट पड़ती है, और वो जो रे है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज पे पड़ती है, जिस तरीके से हमें मून क्या होता है, चमकीला दिखाई देता है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि मून इज विजुअल ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये सन की जो लाइट है ये पड़ रही है, ये पूरा मून है, और सन की लाइट इतने पे पड़ रही तो ये डे हो गया, और जब सन क्या हो जाता है, हट जाता है, तो यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, जिससे यहाँ पे ये नाइट हो जाता है। तो यही यहाँ पे बताया गया है। Remember that the moon revolve around the earth along with the moon revolve around the sun. तो देखिए रिमेंबर किया जा रहा है कि जो मून है वो मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्विंग करता है, और जो अर्थ है वो किसके अराउंड करता है, सन के अराउंड रिवॉल्विंग करता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, ये देखिए ये सन है, सन के अराउंड जो है वो अर्थ रिवॉल्विंग कर रहा है, और अर्थ के अराउंड पे कौन रिवॉल्विंग करता है, मून रिवॉल्विंग करता है। कैन यू गेस नाउ गेस द रिलेटिव position of the sun, moon and the earth on the day of the full moon and on the day of new moon. Sketch this position in your notebook. In which part of the sky would you look for the full moon? तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आप ऐसा गैस कर सकते हैं कि सन की एक्चुअल पोजीशन क्या होती होगी, और जो मून और अर्थ हैं वो हर डे से फुल डे तक किस तरीके से चेंज होते हैं, तो इसको आपको बताना है।
द मून कंप्लीट The moon complete one revolution on its axis as it complete one revolution around the sun। वही है, जो मून है वो वन रोटेशन कंप्लीट करता है अपनी एक्सिस के अराउंड में, और एक और वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है अर्थ के अराउंड में। मतलब जब वो अर्थ के अराउंड में घूमता है तो उसे हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं, और जब वो अपनी एक्सिस के अराउंड पे घूमता है तो उसे रोटेशन बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे द मून सरफेस के बारे में। मून की सरफेस क्या होती है। द मून इज अ फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर द पोएट्स एंड स्टोरी टेलर्स। देखिए, जो मून है वो एक फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट है, ऐसा कई पोएट बताते हैं, और इसके बारे में स्टोरी वाले जो है स्टोरी टेलर है वो भी बताते हैं। बट व्हेन एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन द मून दे फाउंड दैट द मून सरफेस इज डस्टी एंड द बैरन। और जब क्या हुआ, एस्ट्रोनॉट जो हैं वो मून पे लैंड किए तो उन्होंने देखा कि जो मून का सरफेस है वो बहुत ज़्यादा डस्टी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। देयर आर मैनी क्रेटर्स ऑफ द डिफरेंट साइज। इट हैज़ ऑल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेप एंड हाई माउंटेन्स। और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े से गड्ढे हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे से माउंटेन्स हैं। सम ऑफ दीज आर एज हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ। और ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। देखिए क्या है, आप लोगों ने देखा होगा मून पे, तो मून पे आप लोगों को ब्लैक कलर के, कभी आप लोग मून को ध्यान से देखिएगा, जब मून जो होता है फुल मून की कंडीशन पे होता है तो उस पर बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर के धब्बे धब्बे से दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग को कई बार ऐसा लगता है जैसे कि वो मून की आइज है ना, उसका माउथ है। तो वो क्या होता है कि वहाँ पे जो बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं, हाई माउंटेन्स है, तो वो वही दिखाई देते हैं हम लोगों को, जिससे हम लोगों को ब्लैक ब्लैक कलर का दिखाई देता है। तो जब वहाँ पे एस्ट्रोनॉट गए थे तो उन्होंने मून के बारे में ये सारी चीज़ों को देखा है, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, इट हैज़ नो वाटर, कैन एनी लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून। और जो मून है वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, ना वहाँ पे कोई पानी है। तो क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि मून पे कोई भी लाइफ पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लाइफ वहीं पे पॉसिबल है जहाँ पे एयर होगा, एटमॉस्फेयर होगा और वाटर होगा। डिड यू नो ऑन 21st July 1969 Indian time, the American astronaut Neil Armstrong landed on the moon for the first time, followed by Edwin Aldrin। तो जुलाई 21 में 1969 को फर्स्ट हमारा जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहाँ पे मून पे लैंड किए थे। तो उन्होंने मून के बारे में सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके हमें बताया है। तो इस वीडियो में हम लोग इसका यहीं तक का पार्ट देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का पार्ट इसमें बताऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और पिछले वीडियो भी यदि आपने मिस कर दिया है तो वो सारे वीडियो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।